आज की टी20 क्रिकेट के दौर में ना, जहां 250 रन बनाना मतलब एकदम आम बात हो गई है। जरा सोचिए कि कोई टीम महज 156 रन डिफेंड कर रही हो। हाँ, सुनने में तो किसी मजाक से कम नहीं लगता है। बिल्कुल। लेकिन आईपीएल 2026 के उस राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स वाले मैच में वो 156 रन सिर्फ एक स्कोर नहीं था यार। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों के दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर दिया। सही कहा आपने। आज की इस डीप डाइव में ना हम सिर्फ मैच की हाइलाइट्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अदृश्य रणनीतिक युद्ध को डिकोड करेंगे जो बाउंड्री लाइन के अंदर लड़ा जा रहा था। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। हम क्रिकेट को ना आमतौर पर बैट स्विंग की स्पीड और स्ट्राइक रेट के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ, हमेशा वही डेटा और स्टैट्स। बिल्कुल। लेकिन ये मैच इस बात की एक शानदार केस स्टडी है कि क्रिकेट असल में एक मानसिक खेल कैसे है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे एक छोटा सा लक्ष्य बल्लेबाजों के लिए एक कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब एक दिमागी बोझ। हाँ, दिमागी बोझ बन जाता है, और कैसे कप्तानों के छोटे छोटे रणनीतिक ब्लंडर्स एक आसान से मैच को किसी सस्पेंस थ्रिलर में बदल देते हैं। सस्पेंस थ्रिलर से मुझे याद आया, ये मुकाबला किसी ऐसी फिल्म की तरह था यार, जहां हर 15 मिनट में हीरो और विलन अपनी जगह बदल रहे थे। सच में बहुत उतार चढ़ाव थे। अंत तक तो यही समझ नहीं आ रहा था कि असली बाजीगर कौन है। और पता है, इस पूरी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई मैच की पहली ही गेंद फेंके जाने से पहले। आप टॉस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। टॉस के वक्त राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी, जो कि बहुत हैरान करने वाला था। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिच पर नमी थी, नई गेंद हवा में स्विंग कर रही थी और स्पिनर्स को सतह से अच्छी खासी मदद मिल रही थी। अगर हम खेल की रणनीतिक गहराई में जाएं ना, तो ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली था। क्रिकेट के बुनियादी उसूल क्या कहते हैं? यही कि पहले फील्डिंग कर लो। हाँ, जब पिच पर नमी हो और मिट्टी गेंद को पकड़ रही हो, तो आप विपक्षी टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाते हैं। नमी के कारण गेंद पिच पर पड़ने के बाद रुक कर आती है, जिससे बल्लेबाज के लिए टाइमिंग पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक रणनीतिक आत्महत्या जैसी थी। राजस्थान ने खुद ही अपने बल्लेबाजों को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना बहुत मुश्किल होने वाला था। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचना चाहूंगा और आपकी इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। दलदल वाली बात ठीक है, लेकिन राजस्थान की जो ओपनिंग जोड़ी थी, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने धीमी शुरुआत की थी। हाँ, यशस्वी ने 29 गेंदों पर 39 रन बनाए और सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 46 रन, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके थे। उन्होंने जिस तरह से खेला, क्या वो हालात के हिसाब से सबसे बेहतरीन कदम नहीं था? आप ऐसा क्यों मानते हैं? मतलब मेरा मतलब है, अगर आपको पता है कि सड़क पर बहुत गहरे गड्ढे हैं, तो गाड़ी धीमी चलाना ही समझदारी है ना। उन्होंने पहले विकेट के लिए 81 रनों की ठोस शुरुआत दी। शुरुआत ठोस थी, लेकिन हाँ, उनकी गति धीमी थी। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही आंख बंद करके बल्ला घुमाते और विकेट फेंक देते, तो शायद टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाती। विकेट बचाना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी ना। मैं आपकी इस गड्ढे वाली सड़क की एनालॉजी से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि टी20 क्रिकेट में अगर आप गड्ढे देखकर गाड़ी रोक देंगे ना, तो पीछे से आ रहा ट्रैफिक आपको कुचल देगा। जायसवाल और सूर्यवंशी ने हालात को जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया। मतलब वो और तेज खेल सकते थे? बिल्कुल। जब गेंद स्विंग और टर्न हो रही हो, तो पावर प्ले के वो 6 ओवर ही वो समय होते हैं जब फील्डर्स 30 गज के घेरे के अंदर होते हैं। आपको उसी वक्त जोखिम उठाना होता है। फील्ड पाबंदियों का फायदा उठाना चाहिए था। सही कहा। उन्होंने विकेट तो बचा लिए, लेकिन रन रेट को इतना धीमा कर दिया कि जब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज क्रीज पर आए, तो उनके पास सेट होने का कोई समय ही नहीं था। अरे हाँ, प्रेशर तो सारा मिडिल ऑर्डर पर आ गया। बिल्कुल। ओपनर्स की इस अति सुरक्षित रणनीति ने असल में ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी बल्लेबाजों के लिए एक टाइम बॉम्ब सेट कर दिया था। ओहो, टाइम बॉम्ब। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका मतलब ये है कि उस ठोस शुरुआत ने असल में एक भ्रम पैदा कर दिया था, और वो टाइम बॉम्ब फटा भी बहुत भयंकर तरीके से यार। बहुत बुरी तरह फटा। मिडिल ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 81 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद जो हुआ, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। अगर हम एक एक बल्लेबाज के रनों का हिसाब लगाएं, तो तस्वीर कुछ ऐसी थी कि ध्रुव जुरैल 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। हाँ, वो बिल्कुल लय में नहीं दिखे। फिर कप्तान रियान पराग आए, 14 गेंदों पर 12 रन। शिमरॉन हेटमायर जैसे पावर हिटर
18 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बना अरे पाए। कोई टिक ही नहीं पा रहा था। हाँ, और फिर फ्रेड आफरे 7 गेंदों में 7 रन, रविंद्र जडेजा 7 गेंदों में 9 रन, जोफ्रा आर्चर 5 गेंदों में 8 रन, रवि बिश्नोई तो 0 पर आउट हो गए और संदीप शर्मा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 155 रन पर सिमट गई, 9 विकेट के नुकसान पर। इस पतन को अगर हम तकनीकी नजरिए से देखें ना, तो ये सभी बल्लेबाज एक ही तरह के जाल में फंसे। जाल? कैसा जाल? देखिए, जब ओपनर्स ने एक धीमा बेस सेट किया तो मिडिल ऑर्डर पर आते ही बड़े शॉट्स खेलने का भारी दबाव था, लेकिन पिच अभी भी स्टिकी थी, यानी गेंद रुककर आ रही थी। तो गेंद बल्ले पर सही से आ नहीं रही थी। बिल्कुल। ऐसे में जब आप क्रॉस बैटेड शॉट्स जैसे कि स्वीप या मिड विकेट के ऊपर से स्लब करने की कोशिश करते हैं, तो गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगती है या हवा में खड़ी हो जाती है। हाँ, टाइमिंग मिस हो जाती है। राजस्थान के बल्लेबाजों ने पिच के मिजाज को समझे बिना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। बात तो सही है, लेकिन सारा दोष बल्लेबाजों पर मढ़ना भी तो सही नहीं है यार। हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को भी श्रेय देना होगा। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। खासकर वैभव अरोड़ा ने 17 रन दिए, टर्निंग पॉइंट साबित हुए। त्यागी, जिन्होंने 22 रन देके 3 विकेट लिए। कैमरन ग्रीन ने 27 रन दिए। सुनील नरेन ने 26 रन देके 2 विकेट लिए। और सबसे घातक तो वरुण चक्रवर्ती रहे। उफ, वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। ये कोई साधारण स्पेल नहीं था। मेरे दिमाग में ये किसी मकड़ी के जाले की तरह है, जहां बल्लेबाज जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहा था, वो उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। बहुत सटीक उदाहरण है ये। क्या केकेआर के गेंदबाजों ने जानबूझकर कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे निकलना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था? मकड़ी के जाले वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने पिच की भौतिकी यानी फिजिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। फिजिक्स का? वो कैसे? मैं समझाती हूँ। वरुण अपनी गेंदों पर बहुत ज्यादा ओवरस्पिन डालते हैं। जब एक ओवरस्पिन गेंद नमी वाली सतह पर गिरती है तो वो सिर्फ टर्न नहीं होती, वो सतह को पकड़कर तेजी से उछलती है। अच्छा, जिसे डिप और बाउंस कहते हैं। बिल्कुल सही। बल्लेबाज गेंद को जहां पिच होता हुआ देखता है, असल में गेंद वहां से काफी अलग व्यवहार करती है। और जैसा कि आपने कहा, रन रेट का दबाव बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने पर मजबूर कर रहा था। और वरुण वसु ने हवा में गेंद ललचा रहे थे। हाँ, और दूसरी तरफ से त्यागी ने भी एकदम हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये डॉट बॉल्स का दबाव इतना गहरा था कि अनुभवी खिलाड़ियों ने भी हताशा में अपने विकेट फेंक दिए। कमाल की रणनीति थी यार। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, दूसरी पारी। राजस्थान ने कुल 156 रनों का लक्ष्य दिया। अब कागज पर देखा जाए तो ये बेहद मामूली लक्ष्य लगता है। आज के समय में टीमें 15 ओवर में इतने रन बना लेती हैं। हाँ, T20 में ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन दूसरी पारी शुरू होते ही जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट पूरी तरह से दिमाग का खेल है। केकेआर की शुरुआत इतनी भयानक थी कि टिम साइफर्ट पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। वो पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे। और उसके तुरंत बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिनकी कप्तानी और फॉर्म इस सीजन में सवालों के घेरे में रही हैं, सिर्फ 2 गेंदें खेलकर 0 पर पवेलियन लौट गए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये असल में बहुत दिलचस्प है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको परीक्षा में सबसे आसान सवाल मिल जाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप पहली ही लाइन गलत लिख दें और फिर ऐसा पैनिक हावी हो जाए कि जो जवाब आपको अच्छे से आता था, आप वो भी भूल जाएं। आपकी परीक्षा वाली एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और बारीकी से समझाना चाहूंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर क्या था? पैनिक। ये ऐसा था जैसे परीक्षा ओपन बुक हो, लेकिन पसीने और घबराहट से किताब के पन्ने आपस में चिपक गए हों। उनके पास समय था, ओवर भी पूरे थे, लेकिन उस अचानक आए दबाव से निपटने के मानसिक टूल्स उनके पास नहीं थे। अजीब सी स्थिति थी। इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में छोटे लक्ष्य का कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब आप 220 रनों का पीछा कर रहे होते हैं तो रणनीति साफ होती है, हर गेंद पर प्रहार करना है। हाँ, वहां तो सोचना ही नहीं, बस मारना है। लेकिन जब लक्ष्य 156 हो तो बल्लेबाज का दिमाग गणनाओं में उलझ जाता है। क्या मैं इस गेंद को रोकूं? क्या मैं इस पर रिस्क लूं? इसी उलझन में साइफर्ट आउट हुए।
और कप्तान रहाणे के 0 पर आउट होने का असर तो टीम के मनोबल पर बहुत गहरा पड़ा होगा। उसके बाद रघुवंशी भी 19 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर रन गति नहीं बढ़ा पाए। बिल्कुल, एक कप्तान टीम का शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब कप्तान खुद इस तरह दबाव में बिखर जाता है तो ड्रेसिंग रूम में जो सन्नाटा छाता है वो बहरे कर देने वाला होता है। हाँ, मैंने टीवी पर देखा था, रहाणे का शारीरिक हाव भाव एकदम हार मान चुका लग रहा था। जब स्कोरबोर्ड पर रन कम हो और विकेट जल्दी गिर जाए तो हर एक डॉट बॉल का दबाव 10 गुना बड़ा लगने लगता है। इसके बाद जब कैमरन ग्रीन आए, उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की। हाँ, ग्रीन ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाए, काफी तेज खेले वो। लेकिन सेट होने के बाद उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया और टीम को मझधार में छोड़ दिया। उसने उस पैनिक क्लॉक की सुइयों को और तेज घुमा दिया। मतलब ग्रीन की वो पारी भी टीम के काम नहीं आई। ग्रीन का वो नॉक नियंत्रण का एक छलावा मात्र था, जिसने असल में बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। यार, यही वो बिंदु था जहां लग रहा था कि मैच पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में है। रोमन पॉवेल और रमनदीप सिंह जैसे लगातार खेलने वाले खिलाड़ी भी आए और इस घुटन भरे दबाव में बिखर गए। राजस्थान रॉयल्स उस वक्त हर विभाग में हावी थे। एकदम, उनकी फील्डिंग आग उगल रही थी, उनके गेंदबाज हावी थे, केकेआर का डगआउट मायूसी में डूबा था। लेकिन खेल का असली रोमांच यहीं से शुरू हुआ। क्रीज पर आए रिंकू सिंह और अनुकूल राय। और क्या शानदार पलटवार था वो। जब दुनिया के सबसे अनुभवी धुरंधर इस पिच पर एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तब इन दोनों ने हार मान चुकी टीम के लिए धैर्य और आक्रामकता का बेजोड़ संतुलन दिखाया। मेरा सवाल यह है कि जब पूरी टीम ध्वस्त हो चुकी थी, तब इनके पास ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला था? जादुई फॉर्मूला तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनकी गेम अवेयरनेस बहुत कमाल की थी। क्या ये सिर्फ खोने के लिए कुछ नहीं, मतलब नथिंग टू लूज वाला माइंडसेट था जिसने उन्हें इतना निडर बना दिया कि उन्होंने मैच ही पलट दिया? अगर ये सिर्फ खोने के लिए कुछ नहीं वाला माइंडसेट होता ना, तो वो आंख बंद करके बल्ला घुमाते और जल्दी आउट हो जाते। हाँ, बात तो सही है, वो टिक कर खेले। उन्होंने जो किया वो इससे कई ज्यादा मुश्किल और तकनीकी था। उन्होंने असल में खेल की गति को अपने दिमाग के अंदर धीमा कर दिया। इसे हम गेंद को मेरिट पर खेलना कहते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मेरिट पे खेलना तो सब बोलते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखना बंद कर दिया। जब बाकी बल्लेबाज दबाव में टूट रहे थे, रिंकू और अनुकूल ने हालात को गहराई से पढ़ा। उन्होंने उस कॉग्निटिव लोड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। मतलब एक बार में पूरे टारगेट के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। रिंकू और अनुकूल ने हर एक डिलीवरी को एक स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखा। उनका पूरा ध्यान गेंदबाज के हाथ से छूटने वाली गेंद की ट्रेजेक्टरी पर था, ना कि इस पर कि टीम को कितने रनों की जरूरत है। ओहो, मतलब उन्होंने उस बड़े लक्ष्य के दबाव को एक बार में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाँ, जब आप सिर्फ गेंद की लाइन और लेंथ पर फोकस करते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने धैर्य के साथ एक एक रन जोड़ा, स्ट्राइक रोटेट की और जब खराब गेंद मिली सिर्फ तभी प्रहार किया। और इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ पता है? क्या? जो मानसिक दबाव अब तक केकेआर के बल्लेबाजों पर था, वो चुपचाप खिसक कर राजस्थान के गेंदबाजों पर चला गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे जैसे वो रन जोड़ रहे थे ना, हम देख सकते थे कि राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगी थी। और यही खेल की सबसे खूबसूरत गतिशीलता है। जब विरोधी टीम ये देखती है कि आप उनके बनाए गए दबाव के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, तो वो खुद गलतियां करने लगते हैं। हाँ, जो गेंदबाज हावी थे वो अचानक पैनिक करने लगे क्योंकि रिंकू और अनुकूल शांत थे। रिंकू और अनुकूल की ये साझेदारी सिर्फ बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे संकट के समय में अपने दिमाग को शांत रखा जाता है। उन्होंने एक असंभव सी लगने वाली साझेदारी करके केकेआर को आईपीएल 2026 की उसकी पहली जीत दिला दी। सच में ये चमत्कार की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमारे सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि T20 क्रिकेट सिर्फ पावर हिटिंग का नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक मेंटल गेम है। हाँ, रियान पराग का वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का गलत फैसला और अजिंक्य रहाणे की कमजोर कप्तानी दिखाती है कि लीडरशिप कितनी अहम है। और साथ ही रिंकू और अनुकूल की वो शान साझेदारी साबित करती है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, उम्मीद कभी नहीं मरती। और पता है, ये बात सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। असल जिंदगी में भी जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो अक्सर हम उस बड़ी परेशानी को देखकर पैनिक कर जाते हैं। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन अगर हम रिंकू और अनुकूल की तरह सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान दें,
हालात का सही आकलन करें और धैर्य से छोटे छोटे कदम उठाएं तो जीत का रास्ता निकल ही आता है। बिल्कुल, समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ने से कोई भी चक्रव्यूह भेदा जा सकता है। एकदम सही। अब आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं यहाँ क्रिकेट फैंस और हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। आजकल के T20 क्रिकेट में डेटा, मैचअप्स और एनालिटिक्स पर इतना जोर दिया जाता है, हर चीज तय होती है कि किस गेंदबाज के खिलाफ जीत का प्रतिशत क्या है। हाँ, डेटा का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लेकिन जरा सोचिए, जब KKR के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, तब एनालिटिक्स के हिसाब से उनकी जीत का प्रतिशत शायद 1 या 2% ही रह गया होगा। शायद उससे भी कम। तो अगर रिंकू सिंह और अनुकूल राय उस वक्त सिर्फ वो कम होते प्रतिशत का डेटा देखकर खेलते, तो क्या वो कभी ये मैच जिता पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या खेल में इंसान की अपनी गट फीलिंग, उसका सहज ज्ञान और उसका जज्बा आज भी किसी भी सुपर कंप्यूटर और डेटा एनालिटिक्स से ज्यादा ताकतवर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई चर्चा के साथ।